हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए मशीन डिजाइन में यूनिट 5 को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 5 में हम लोग स्प्रिंग पढ़ रहे थे। आपको प्रीवियस लेक्चर में स्प्रिंग के डिफिनीशन, उसके प्रिंसिपल, उसके वर्किंग कंडीशन, एप्लीकेशन, ये सारे के बारे में बताया था और साथ ही साथ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। तो आज के सेशन में हम लोग स्प्रिंग के डिजाइन प्रोसीड्योर के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, डिजाइन प्रोसीड्योर में आप जो मशीन डिजाइन का ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर देखे थे अलग अलग यूनिट का, तो आप उसमें ध्यान दिए थे कि उसमें एक सिस्टमैटिक स्टेप में चलता था। पर जब आप स्प्रिंग का डिजाइन करेंगे तो ये स्प्रिंग में कुछ फॉर्मूला जनरेट होगा और उसके मदद से हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकालेंगे। तो स्प्रिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो जनरली मॉस के पैटर्न पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन प्रोसीड्योर ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्ट्रेस डेवलप इन अ हेलिकल स्प्रिंग। हम लोग पता करेंगे कि हेलिकल स्प्रिंग में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है और कितने टाइप का स्ट्रेसेस उसमें जनरेट हो सकता है। तो ध्यान देंगे, इन हेलिकल स्प्रिंग shear stress is developed in the wire material, ठीक है। याद रखना है कि हेलिकल स्प्रिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वह shear स्ट्रेस डेवलप होता है। तो किसके कारण डेवलप होता है, तो ये ट्विस्ट के कारण होता है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान देंगे के पास एक हेलिकल स्प्रिंग है और इस हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग लोड W लगा रहे हैं। तो ये हो गया एक्सियल लोडिंग हेलिकल स्प्रिंग का कंडीशन ये। तो जब आपके पास स्प्रिंग होगा, हेलिकल स्प्रिंग होगा और किसी मशीनरी पार्ट में, किसी मशीन में लगा है, किसी ऑटोमोबाइल में लगा है, कहीं कंपोनेंट में अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि ये इस तरह से आपको दिखेगा कि दब रहा है। पर जब आप उसको अच्छे से स्लो मोशन में व्यू कीजिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये ऐसे घूमते हुए दबता है। ये देखिए ऐसे कर, इसका मतलब है कि कॉम्प्रेशन तो हो ही रहा है उसमें, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग भी डेवलप हो रहा है। और जहां ट्विस्टिंग हुआ वहां पर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है उसका पूरा का पूरा नेचर जो है वह शेयर स्ट्रेस हो रहा है। ये देखिए ऐसे करके शेयर स्ट्रेस का डेवलपमेंट। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बना दे, ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां से बना दे, मान लीजिए ये सेक्शन को कट करके निकाल दे, तो यहां जो लोड लग रहा है उसके कारण एक्सियल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ ये फिक्स पॉइंट के अबाउट यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये ट्विस्ट भी हो रहा है। ओके, तो यहां एक टॉर्क लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, सबसे पहला पता करेंगे, ठीक है, इसको कैपिटल टी लिख देते हैं और ट्विस्टिंग मूवमेंट में हम लोग लिख दिए हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स के रूप में यहां W/2। ये देखिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देंगे कि यहां से हमको क्या करना है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ इसका निकालना है कि ये स्प्रिंग का टॉर्सनल स्ट्रेंथ या ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन, फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन, याद होगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मॉस के सब्जेक्ट में अब टॉर्सनल इक्वेशन पढ़े थे, क्या रिलेशन था, तो टी फॉर टॉर्क, T/J, J को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, शेयर स्ट्रेस टाउ इन T/J, टाउ बटे R और G थीटा बाई L, कुछ ऐसा हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का रिलेशन यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T/J इज इक्वल टू टाउ बटे R, करेक्ट है। अब देखिए यहां से J को कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया, इसको हम लोग पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इस वायर का हमको क्या करना है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वायर है और इसका जो डायमीटर है वो d, इसका जो अपना डायमीटर है ये d है, और ये कॉइल का डायमीटर है जिसको मीन डायमीटर कह रहे हैं। ठीक है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सर्कुलर सेक्शन का कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 32 डी का पावर 4। करेक्ट। आर क्या होता है, तो सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर के दूरी को हम लोग यहां पर आर कह दिए। ठीक है, तो यहां से आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो डी बाई। क्लियर हो रहा है। अब सारा रिलेशन इसमें पुट कर देते हैं, तो ध्यान देंगे टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बटे आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई आर इंटू टाउ। जे का वैल्यू आपको दिया हुआ है पाई बटे 32 डी का पावर 4 इंटू शेयर स्ट्रेस, और आर का मतलब हो गया डी बाई 2। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ रहा है पाई बटे 16 डी का पावर क्यूब इंटू टाउ, और यहां पर 1 मान लेंगे, टाउ 1। ठीक है, शेयर स्ट्रेस 1 मान लेंगे, तो ये ट्विस्टिंग के कारण आ गया। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि t इज इक्वल टू पाई बटे 16 डी क्यूब इंटू टी 1, और यहां पर हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए को क्या निकालना है हमको, तो शेयर स्ट्रेस निकालना है कि इस लोड के कारण इस स्प्रिंग में कितना शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग टॉर्क के जगह में ये वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि यहां से हमको शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से हटा के आपको दिखा, ओके, ये फिगर हटा रहे हैं यहां से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्लियर है क्या है, तो देखिए तो t की जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पाई बाई 16 इंटू डी का पावर क्यूब इंटू टाउ 1 इज इक्वल टू लोड W इंटू डी बाई 2। यहां से आप अरेंज करेंगे तो शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा, देखिएगा यहां ध्यान से, तो 8WD, देखिए 2 से इसको कट कर दिए, ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 को यहां दे दिए, तो 8WD डिवाइडेड बाई डी का पावर क्यूब। तो ये मेरा जो है शेयर स्ट्रेस निकल गया, ध्यान, ये मेरा क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस निकल गया, किस क्या, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण हो गया। इसका मतलब है जब हम लोग स्प्रिंग पर W लोड लगा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है, और वहां पर जब ट्विस्टिंग हो रहा है तो वहां से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वह हो गया टाउ 1 इज इक्वल टू 8WD बाई डी क्यूब। अब ये याद रखना है कि स्प्रिंग में सिर्फ ये टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस के साथ साथ एक डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी डेवलप होता है और कर्वेचर स्ट्रेसेस भी डेवलप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पता करेंगे कि क्या ये शेयर स्ट्रेस के साथ और कौन सा एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो चलिएगा ध्यान से सुनेंगे, यहां से हम हटा रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये याद रखना है कि ये सारा जो आपको प्रोसीड्यूर बता रहा हूं ये आपके डिजाइन डेटा हैंडबुक में डायरेक्ट रिलेशन दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं एक कहां से, तो वहां से हमको शेयर स्ट्रेसेस निकल गया। हम लोग क्या लिखेंगे, इन एडिशन टू, इन, ठीक है, यहां ध्यान देंगे, इन एडिशन टू
torsional, in addition to torsional, shear stress, some stresses will also develop in wire material, ठीक है। पहला इसमें क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस या डायरेक्ट यहां पर आप लिख देंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड W, ठीक। और दूसरा आप क्या लिख देंगे, शियर स्ट्रेस ड्यू टू द curvature of the wire। चलिए अभी दोनों को आपको पहले समझाता हूं अच्छे से। देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको पता है कि जब हम लोग हेलिकल स्प्रिंग बना रहे थे तो आप देखे थे कि उसको हम लोग बाउंडिंग करते हैं, लपेटते हैं। तो सोचिए कि कोई मटेरियल अभी आपके नेचुरल स्टेट में है और आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जब आप उसको किसी चीज में लपेट रहे हैं तो लपेटने के समय आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसको लपेट रहे हैं, तो लपेटने के समय ही उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, एंड दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द वायर। चूंकि आप वायर को इसमें देखिए लपेट रहे हैं ऐसे, क्लियर। और अब जब आप फोर्स वहां से हटाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वायर वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है। याद होगा लेक्चर 1 में आपको जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि स्प्रिंग का जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करके बाउंडिंग करते हैं, लपेटते हैं। तो उसी समय जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, दैट स्ट्रेसेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ वायर। और इसको हम लोग याद रखना है, काउंट तब करते हैं जब स्प्रिंग पर फ्लक्चुएटिंग लोड देता है। अगर कोई लोड स्टैटिक्स होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या क्या डेवलप हो रहा है, तो जब स्प्रिंग को बनाने के समय उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द वायर। दूसरा डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द लोड W। अभी देखिए स्प्रिंग क्या हो रहा है, ये दो काम कर रहा है, एक तो इस तरह से ट्विस्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ कॉम्प्रेस भी हो रहा है। तो इस मटेरियल में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है वो दो तरह का होगा, एक ट्विस्टिंग के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और एक लोड W के कारण भी शियर स्ट्रेस उसमें डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी निकाल दिए हैं जो ट्विस्टिंग के कारण हो रहा है। अब हम लोग पता करेंगे कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड W कितना होगा। कर्वेचर वाला जो है ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, यहां से एक रिलेशन आपको बताएंगे दैट इज कॉल्ड वॉल फैक्टर, वहां से आपको इसका वैल्यूज समझाएंगे कि कैसे इसको काउंट करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग पता करेंगे कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होता है, ठीक है। फिर पता करेंगे कि कितना निकालेंगे। तो यहां से हम लोग आ जाएंगे कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड W। दो चीज आपके पास यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो वायर पे सीधा आप उसको लपेट दिए तो वायर चाहता है कि हम वापस स्ट्रेस, क्योंकि वहां लपेट दिए तो वो अब रेसिस्ट कर रहा है तो वहां की स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। दूसरा जब आप स्प्रिंग पर लोड लगा रहे दो काम कर रहा है, ये देखिए ऐसे दब भी रहा है और ऐसे ट्विस्ट भी हो रहा है। तो ट्विस्टिंग के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो तो हम निकाल लिए। अब यहाँ जो वायर है वो इस तरह से दब रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, तो वहां जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका भी नेचर शियर स्ट्रेस रही। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड W इज इक्वल टू, यहां पर टाउ 2 कह देंगे। यहाँ जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसका नेचर कैसा है, शियर स्ट्रेस की तरह है। कितना लिख देंगे, तो लोड डिवाइडेड बाय रेसिस्टिंग एरिया। तो रेसिस्टिंग कौन कर रहा है, तो वायर कर रहा है, तो पाई बटे 4d²। क्लियर है। तो आप अच्छे से लिख देंगे
तो 4W डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। तो इसका मतलब है, अच्छा, स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द वायर, इसका चलिए निकलता है। स्टैटिक्स लोड में क्या करते हैं, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, पर जहां पर आपका डायनामिक लोड है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, तो वहां पर इसको कंसीडर कर, और वहां पर एक फिर डिस्कस, तो आगे चलिए देखते हैं। तो यहां से अब क्या हो गया कि टोटल स्ट्रेसेस जनरेट इन द स्प्रिंग वायर, अब हम लोग यहां पर पता करेंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर, ठीक है। यहां से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो टाउ कर देंगे, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टाउ 1 प्लस माइनस टाउ। देखिए इसमें ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग का इनर सेक्शन है और ये स्प्रिंग का आउटर सेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में पता करेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो जब हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, ध्यान देंगे, जब हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले साइन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो टाउ मैक्स ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस ट्विस्टिंग के कारण प्लस शेयर स्ट्रेस डायरेक्ट लोड के कारण। अच्छा, टाउ 1 का वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है, देखो अभी कैलकुलेट किए हैं, 8WD डिवाइडेड बाय पाई डी का पावर 3, अब प्लस टाउ 2 का वैल्यू निकला हुआ है, कितना है, तो 4W डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, देख लेंगे अच्छे से, करेक्ट है। अब यहां से क्या करो, कुछ कॉमन निकालो टर्म, तो क्या कॉमन निकालते हैं, 8WD बटे पाई डी क्यू कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको निकालने से पहले थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये टर्म हम थ्योरेटिकल पार्ट से इसका हटा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू 8WD डिवाइडेड बाई पाई D3। बस याद रखना है कि ये सब जब एन एकदम साथ में लेके रोक रोक के साथ पेशन कीजिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे आप अगर सुनते रहे आपको कुछ में नहीं है, ठीक है। प्लस 4W पाई डी स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, यहां अपने मन से डी को लगा देते हैं, ठीक। तो अपने मन से लगाए हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, यहां पर डी क्यूब है, तो यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल डी लिख देंगे और यहां भी स्मॉल डी लिख देंगे, करेक्ट है। अब देखिए यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, तो अपने मन से हम 2 कर दिए, तो नीचे भी 2 कर देंगे, इसलिए कर रहे हैं कि हमको कॉमन में आसानी होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो तो टाउ मैक्स बराबर 8WD डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, ठीक। तो ये देखो 4 गुना 2 8, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, 8WD पाई डी, ये देखिए पाई डी क्यूब हो जाएगा, निकल गया। तो मेरे पास बचा क्या, तो यहां पर तो 1 बचा, प्लस अब यहां से आप देख लो क्या क्या निकल चुका है, तो ये 4 निकल गया, W निकल गया, 2 निकल गया है, कैपिटल डी निकल गया है, तो बचा क्या मेरे पास, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, पाई डी स्क्वायर, और ये डी क्यूब हो गया, ये भी निकल गया, तो बचा क्या मेरे पास, तो सिर्फ 2D बचा, देख लो, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8WD डिवाइडेड बाई पाई डी का पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, देख लीजिए आप यहां से अच्छे से, ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से मेरा जो वैल्यूज आ रहा है वो आप ध्यान से देखिए कि क्या वैल्यू निकल सकता है, ठीक। तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो टाउ मैक्स, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द एयर मटेरियल, तो 8WD डिवाइडेड बाय पाई
डी का पावर 3 1 प्लस 1 बाई 2c। c बराबर क्या होता है? तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और इसी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। और 1 प्लस 1 बाई 2c को एक नए टर्म से जानेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल के एस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कैपिटल के एस कहेंगे। और कैपिटल के एस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस फैक्टर। ध्यान देंगे, इसको क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस फैक्टर कहेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखो तो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू के एस इंटू 8WD डिवाइडेड बाई पाई डी का पावर 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा निकल गया है। कब निकल गया है? जब आप मटेरियल पर, मतलब स्प्रिंग पर जब आप लोड डाल रहे हैं तो उस लोड के कारण आपका दो डेवलप हो रहा है। एक ट्विस्टिंग के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एक कॉम्प्रेसिव जो लोड डायरेक्ट लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है, उसके कारण भी उसमें डेवलप स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वायर मटेरियल। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? ये जनरली फॉर स्टैटिक लोड के लिए होता है, स्टैटिक लोड के लिए, जिसमें तो क्या किया है? स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर के कारण, मतलब उस बाउंडिंग जो की है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो वाल साहब थे, ठीक है, AW वाल जो थे, उन्होंने क्या किया? इस पर और ज्यादा मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली किया, और वहां बोले कि नहीं, दो स्ट्रेसेस के साथ साथ एक और स्ट्रेसेस डेवलप होगा जब हम लोग स्प्रिंग बना रहे होते हैं, तो उसको हम लोग अपने नेचुरल स्टेट से लपेटते बाउंडिंग करते हैं, और उसके कारण उसमें एक परमानेंट स्ट्रेसेस डेवलप हो जाता है, जिसको हम टू द कर्वेचर ऑफ द वायर कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उनको भी कंसीडर कर लिया, और फिर वहां से जो इसका मान है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस फैक्टर, और इसका मान यहां से चेंज कर उन्होंने वॉल फैक्टर को लाया, उसको भी देते हैं। साहब क्या बोले कि इससे पहले जो स्ट्रेस फैक्टर था स्टिंग को, और डायरेक्ट जो लग रहा है उसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा था उसको कंसीडर किया। तो इसमें वाल साहब जो है बोले कि इन ऑर्डर टू कंसीडर द इफेक्ट बोथ डायरेक्ट शियर एज वेल एज द कर्वेचर ऑफ द वायर, ए वॉल स्ट्रेस फैक्टर इज कंसीडर्ड। वहां पर आपको याद होगा कि शियर स्ट्रेस बराबर आया था कितना? KS इंटू 8WD डिवाइडेड बाई पाई DQ, है ना। तो वहां पर KS जो था वह स्ट्रेस फैक्टर था। इसमें आप क्या बता रहे थे कि KS का जो वैल्यू था 1 प्लस 1 बाई 2c था। ये सब डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में डायरेक्ट यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है कि इस फैक्टर बराबर ये, और ये बच्चा ऑप्शन मतलब इसको सोचता है कि काम का चीज नहीं है, और यहीं से ऑब्जेक्टिव उसका इंपॉर्टेंट आ जाता है। बहुत सारे एग्जाम में वो पूछा हुआ है, फिर वॉल फैक्टर का जो आपको रिलेशन होता है वो डायरेक्ट दे देता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो क्या बोला कि वाल साहब क्या बोले कि आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस के कारण जो डेवलप स्ट्रेसेस हो रहा है, एज वेल एज कर्वेचर के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो वहां पर वो क्या किए? KS को रिप्लेस किए, और KS की जगह में कैपिटल K लेके आ गए, एंड दैट कैपिटल K इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। तो टोटल जो स्ट्रेसेस होगा वो क्या होगा? टोटल स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस प्लस कर्वेचर शियर स्ट्रेसेस। कर्वेचर में जो, और उसका वैल्यू जो है वो टोटल कैलकुलेट करने पर आया शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू K 8WD डिवाइडेड बाय पाई DQ, जहां पर वॉल फैक्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं? कैपिटल K कह रहे हैं, और वॉल फैक्टर बराबर 4C माइनस 1 4C माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय C, और C को हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं, नॉट स्प्रिंग रेट, ओके, स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। और ये क्या हो जाता है? कॉइल का डायमीटर, मीन डायमीटर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर।
कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आप अपने डिजाइन डेटा हैंडबुक में चले जाएंगे तो पेज नंबर 161 में सीरियल नंबर 3 में डायरेक्ट वाल फैक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो वाल फैक्टर है वो क्या है, वो मल्टीप्लीकेशन है किसका है, तो स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर केएस का और केसी का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ड्यू टू द कर्वेचर। तो आई होप आप पूरा शियर स्ट्रेस समझ में गया होगा। एक खाली याद रखेंगे कि जब क्वेश्चन में स्टैटिक्स लोड का बात करेगा तो आप इस रिलेशन की मदद से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पर अगर फ्लक्चुएटिंग लोड का बात करेगा, डायनामिक लोडिंग का बात करेगा, तो वहां पर जो स्ट्रेस आप निकालेंगे स्प्रिंग में वो ये बात, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप दो केस बना लीजिएगा, केस 1 में इसको कंसीडर करके निकालिएगा, केस 2 निकालिएगा। ठीक, ये डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग वायर। ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 डिफ्लेक्शन द स्प्रिंग पता करेंगे कि मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है और इस पर ये क्या कर रहा है, ये इस तरह से घूम जा रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने ओरिजिनल। तो हम लोग क्या किए, कॉइल को एक सेक्शन, और ये क्या कर रहा है, ट्विस्ट ऐसे करके घूम रहा है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और यहां पर कोई पॉइंट ए है, तो जब ये कॉम्प्रेस होता है तो क्या बताऊं, ऐसे करके कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है ए डैश, तो सेंटर से ये जो दूरी है ये एंगल बना रहा है थीटा। अच्छा, ये डायमीटर था कैपिटल डी, तो आधा कितना हो जाएगा, d/2 रेडियस। यहां कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, तो डिफ्लेक्शन को हम लोग डेल्टा कहते हैं। और ये सेंटर है इसका, यहां से यहां डायमीटर d/2, और मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां से चला गया ए डैश, तो डिफ्लेक्शन यही हुआ। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये किसी सर्कल का आर्क बना रहा है, तो एंगल गुना रेडियस। ठीक है, टॉर्सनल फार्मूला में आ जाएंगे, तो टॉर्सनल फार्मूला में t/j g θ/L इज इक्वल टू τ/r, ये दोनों का रिलेशन यूज करेंगे कि इसमें ट्विस्टिंग है, एंगल है। तो j का मतलब होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया d है, तो 32 d का पावर 4 इसका यूज कर लेंगे, तो यहां से थीटा का रिलेशन आ जाएगा, देखिए t इंटू एल g इंटू जे। ठीक है, l क्या हो जाएगा, वायर को अगर हम खोल देंगे, ये तो वहां लपेटा हुआ है, अगर खोल देंगे तो इसका पूरा सरकमफेरेंस, देखो एक सरकमफेरेंस इसका हो जाएगा पाई डी, और इसमें कितना कॉइल है, 1 2 3 4 5, तो n से गुना कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल। तो कॉइल होता है एक एक्टिव कॉइल और एक इनएक्टिव कॉइल। एक्टिव कॉइल का मतलब होता है कि कितना कॉइल का जो संख्या है वह पूरा का पूरा जो है एक्सपेंशन में या कॉम्प्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब कि एक्टिव कॉइल का मतलब होता है कि स्प्रिंग का कितना भाग जो है कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहा है, या सीधा कह सकते हैं कि लोड को वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से n जो है एक्टिव कॉइल हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप क्या करोगे, थीटा का वैल्यू t इंटू जे, तो t के जगह भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, t बराबर लोड बटे d/2, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक, l की जगह यहां से निकालनी, आप निकाल लो, इसको पूरा खोल दो तो आपको निकल जाएगा, तो l की जगह लिख दी, g की जगह g, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से थीटा का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 16wd स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय g d का पावर 4। चीज आप नोट करेंगे कि ये आपका पेज नंबर 161 में मिलेगा, जो आपका डिजाइन डेटा हैंडबुक है अरुण कुमार का, कैटसन पब्लिकेशन का। वहां पर यहां पर ये मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 आपके डिजाइन डेटा हैंडबुक में मिसिंग है, आप उसको डिजाइन हैंड करेक्ट कर लेंगे, तो जी डी का पावर 4, चूंकि आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना वैल्यू आ रहा है, आप देख लेंगे, तो वहां ये मिसिंग है, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहां से आपको क्या निकल गया, ये निकल गया डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, ये थीटा निकल गया, दैट इज कॉल्ड कितना एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। ये ट्विस्टिंग हो गया कि आखिर कितने एंगल से ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन बराबर डेल्टा इंटू थीटा बटे d/2, थीटा का वैल्यू यहाँ निकला है, यहाँ पुट कर देंगे d/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का, कंपटीशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आ जाता है, तो बड़े अच्छे से इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है स्टिफनेस, जिसको स्प्रिंग रेट कहते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स होता है स्प्रिंग में, तो यही k जो है ये स्प्रिंग रेट है या इसको स्प्रिंग कांस्टेंट
तो फोर्स की जगह W यूज कर रहे हैं, K की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन की जगह डेल्टा यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू W लोड बटे डिफ्लेक्शन। लोड को रहने देंगे W और डिफ्लेक्शन यहाँ निकला है, इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा K बराबर GD का पावर 4 8D क्यूब इंटू N। ये भी आपके पेज नंबर 161 में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप नोट कर लेंगे। नहीं तो अगर आप जानते हैं कि C जिसको स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं C इज इक्वल टू कैपिटल D बाई टी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। क्लियर हो गया। और लास्ट आ जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्प्रिंग में एनर्जी होता है, वो जनरली कौन सा एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो जब स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक स्प्रिंग है, तो अभी अगर इसका ग्राफ खींचेंगे लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का, तो आप ध्यान देंगे अगर लोड नहीं लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, जैसे लोड लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ट्राइंगल। और इसका अगर एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो वो डायरेक्ट उसके वर्क डन को बताएगा। डायरेक्ट वर्क डन क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी को बताता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन। W की जगह W रहने दो, डिफ्लेक्शन की जगह भी ताजा निकाले। यहां से अच्छा ये डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस, वहां पुट करेंगे तो यहां से ये वैल्यूज आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा डिजाइन प्रोसीड्यूर में जितना फॉर्मूला डिराइव किए वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। आपके डिजाइन डेटा हैंडबुक में पेज नंबर 161 में टेबल में आप देखेंगे ये सारा फॉर्मूला वहां पर कैलकुलेट। अब हम लोग नए लेक्चर में पर बेसिस करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग के न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इस डेरिवेशन को बार बार रिपीट करेंगे कॉपी पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।